सेकेंड लेक्चर है पीजीबीपी का। अगर किसी का फर्स्ट लेक्चर छूट गया है तो उसको घबराने की ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में देखा था, चार्जिंग सेक्शन वॉज सेक्शन 28, हाँ या ना? क्या बताया था मैंने इस सेक्शन में? सेक्शन 28 कहता है चार्जिंग सेक्शन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा बताया था, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on sale of duty entitlement passbook। तीसरा बताया था scheme and insurance policy। फोर्थ बताया था the value of any benefit or amenity provide whether convertible into money or not arising from business or exercising of profession। फिफ्थ बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ, पहला टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, अदर कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, इंडियन फर्म इंडियन एजेंसी, अदर की बात नहीं। तीसरा बताया था वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट फॉर नॉट, फॉर नॉट, फॉर व्हाट, फॉर नॉट, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, फॉर नॉट, फॉर व्हाट, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स। और लास्ट बताया था, अच्छा लास्ट नहीं था, सेवेंथ था, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रिमनरेशन वॉट एवर द नेम कॉल्ड इज रिसीट और रिसीवेबल बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म, दैट्स इट। और लास्ट मैंने बताया था सेक्शन 35AD, मैंने कहा था छोड़ दो, जब हम लोग सेक्शन 35AD पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। आज हम लोग सेक्शन 28 के आगे स्टार्ट करते हैं सेक्शन 29, और ये क्या बताता है, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, यस और नो। सेक्शन 29 बताता है, सेक्शन 29 बताता है पीजीबीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाना है। तो एक गाना था, जैसे ही ये बोलता है कि कैसे करेंगे हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, तो सब लोग इसकी ओर देखने लगे। देखो इधर हमको काटने दो, इधर देखो तो बताओ गाना क्या है? अरे मेरी तरफ इस तरह से ना देखो, है ना? तब तो कहता है मेरी तरफ इस तरह से ना देखो, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, इसने क्या बोला, ऐसे ही बोल दिए थे। तुम्हें देखना है तो सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43D को देखो। इतने सेक्शंस के प्रोविजंस को आप ढंग से अगर तैयार कर ले, यू विल गेट योर रिजल्ट and that is your profit and gains from business or profession. We have to follow all the provisions which are contained in section 30 to section 43D. That's it. इसने कहा मेरी तरफ मत देखो, सेक्शन 30 से लेकर 43D तक के प्रोविजंस को देखो। किसने बोला? 29 ने बोला। क्या बोला 29 ने? किसको देखो? 30 को देखो। पक्की बात है? बोलो। अच्छा, अब हम आगे आते हैं।
पहला सेक्शन अगर हम इनकी तैयारी करें तो पहला सेक्शन कौन सा स्टडी करेंगे, और सेक्शन 30 बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। अगर आपने कोई बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है उस बिल्डिंग पर आप क्या करेंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर करेंगे। उन खर्चों की छूट मिलेगी, जरूर मिलेगी। किस सेक्शन में मिलेगी, सेक्शन 30 में मिलेगी। इफ वी आर यूजिंग एनी बिल्डिंग, इफ वी आर यूजिंग एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली फॉर आवर बिजनेस और प्रोफेशन, देन all the revenue expenditure made by the SSE on account of what, पहला रिपेयर। बिल्डिंग के रिपेयर पे खर्च होता है, नहीं होता, आपको इसकी छूट मिलेगी, जरूर मिलेगी। किस सेक्शन में मिलेगी, आपने रेंट का पेमेंट किया होगा, अगर किराए पर बिल्डिंग होगी तो छूट मिलेगी, रेवेन्यू नेचर का है, बिल्डिंग बिजनेस में यूज होती है, आपको छूट मिलेगी। किस सेक्शन में मिलेगी, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है तो आपको छूट मिलेगी। आपने टैक्सेस एंड ड्यूटीज का, अगर हाउस टैक्स वगैरह का पेमेंट किया है तो आपको छूट मिलेगी, मिलेगी जरूर। ऑल दीज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है हम आपको इन खर्चों की छूट देंगे। सर आपने ये कौन सा वर्ड बोल डाला, छूट देंगे? इसको अगर हम दूसरे सेंस में बोलें, टेक्निकली बोलें, वी विल अलाउ द डिडक्शन। अलाउ द डिडक्शन मीन्स ये वो एक्सपेंडिचर है जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। सर बात नहीं समझ में आई। ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएल है, चलो पीएल है। यहाँ आपने खर्चा दिखाते हो ना, यहाँ रेंट, यहाँ दिखाते हो ना रिपेयर, इसका मतलब आपको इसकी छूट मिलेगी, अलाउड होगी। आपको अगर 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है और आपने 10,000 रुपए रेंट और 5,000 रुपए रिपेयर पर खर्चा हुआ है, तो आप कह सकते हो मेरी इनकम कितनी, 85,000। आफ्टर गेटिंग द डिडक्शन ऑफ दीज टू एक्सपेंडिचर यू कैन से दैट वी हैव एन इनकम ऑफ रुपीज 85,000 बिकॉज वी आर वेरी मच एलिजिबल टू गेट द डिडक्शन ऑफ रुपीज 15,000। दीज आर अलाउएबल डिडक्शंस। इसको हम कहेंगे इनकी आप छूट क्लेम कर सकते हो। देखो ना, हमको छूट मिल रही है, तो डिडक्शन का मतलब समझ में आया, छूट का मतलब समझ में आया। अच्छा एक चीज और, अगर हमने रिपेयर पे खर्चा किया तो हमने एंट्री की होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा ना बाबा ना, इतना ज्यादा खर्चा, हम 5,000 की छूट देंगे। कितने की छूट देंगे, 15,000 की छूट नहीं देंगे। कितने की छूट देंगे, हाँ बताओ क्या अब क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी, 5,000 से ज़्यादा की छूट नहीं मिलने वाली। तुम बोलो बाबू, 10,000 की क्या एंट्री करोगे? अरे भाई 1 सेकंड का, हाँ बोलो, उल्टा हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। थोड़ी जल्दी बोलो। कैश वापस आ जाएगा जो खर्चा किए हो, बहुत सही। हाँ क्या बोलोगे तब तो? देखो ना, हमने तुम लोग को पहले ही बताया था, हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तुम लोग ये गलती बार बार करोगे और बीच में हम बोलेंगे तो तुम लोग गलती करके दिखाओगे। वो आज दूसरी बार हो गया गलती। हुआ या नहीं हुआ? मैंने कहा था लास्ट तक तुम लोगों के मुंह से हम निकलवाते रहेंगे और तुम लोग बार बार गलती करते रहोगे। देखो आज एक बार और हो गया, एंट्रीज होंगी ही नहीं। Here we are just going to calculate the amount of tax. We are not going to pass any journal entry in the books of account. What has happened in the books of account is not concerned with the amount of tax amount, with the tax liability or the taxable income. टैक्स का अकाउंट से क्या लेना देना भाई?
बोलो कोई एंट्री नहीं होगी सर, होने दीजिए, जितना एसएससी ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर अलाउ करे डिसअलाउ करे उसका हमारे अकाउंट से कोई लेना देना नको। अब क्लियर है? पक्का हो गई ना गलती? और तुम्ही लोग बोलते थे नहीं होगी सर नहीं होगी, उसी बच्ची ने और 2 लोगों ने सही बोला। चलें आगे, ये क्लियर है? तो सेक्शन 30 बोलता है रिपेयर, रेंट, इंश्योरेंस और टैक्स की छूट हम आपको देंगे सेक्शन 30 में, इफ दीज एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड ऑन द बिल्डिंग विच इज स्पेसिफिकली यूज बाय द एसएससी ऑन इट्स बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा, सेक्शन 31 की बात करते हैं। अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है प्लांट एंड मशीनरी पर, किस पर? और फर्नीचर एंड फिक्सचर पे। प्रॉब्लम ये आती है सर फर्नीचर तो समझ में आ जाता है, फिक्सचर नहीं समझ में आता। ये जो है वो क्या है? फर्नीचर है, ज़मीन में अटैच कर दो क्या बन जाएगा? फिक्सचर बन जाएगा, जिसको हिला ना पाओ। बोलो ना, हॉस्पिटल में जाते हो जो बेड होता है वो क्या होता है? फर्नीचर या फिक्सचर? फर्नीचर होता है। सिनेमा हॉल में जाते हो वहाँ जो रखी रहती है चेयर्स वो क्या होती है? फिक्सचर्स होती है कि नहीं? एक आदमी क्या कह रहा है सिनेमा हॉल वाले को कि हमें 2 कॉर्नर की सीट देना उसने दे दी, जब पिक्चर हॉल में गया एक वो कॉर्नर एक वो कॉर्नर तो गया कह रहा है तुम्ही ने तो कहा था 2 कॉर्नर की सीट देना। चले, तो कहा गया कि इस पे 2 खर्चे मिलेंगे। कौन से खर्चे? खर्चा तो मैं रिपेयर का भी कर सकता हूं, खर्चे में हम इंश्योरेंस प्रीमियम का भी कर सकते, नहीं कर सकते? खर्चे में हम रेंट का भी पेमेंट कर सकते हैं और टैक्सेस का भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 31 ने कहा, किसने कहा? सेक्शन 31 ने कहा हम आपको केवल इन 2 खर्चों की डिडक्शन देंगे। सेक्शन 31 में if you just want to get the deduction of these 2 expenses then you are very much eligible to get these 2 deductions under section 31। यानी रिपेयर और इंश्योरेंस का तो डिडक्शन मिल जाएगा अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर करवाया है, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करवाया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का इंश्योरेंस करवाया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का रिपेयर करवाया है, तो हमें छूट मिल जाएगा सेक्शन 31 में। लेकिन इन दोनों के लिए ये बिल्कुल चुप हो गया, चुप हो गया। तो क्या इन दोनों की डिडक्शन सेक्शन 31 में नहीं मिलेगी? जो जितना बोलेगा उतना ही डिडक्शन मिलेगा। अगर इस सेक्शन ने केवल इन 2 के बारे में बोला है तो हमें 2 की ही डिडक्शन सेक्शन 31 में मिलेगी। तो सर हमने क्या कोई गुनाह कर दिया रेंट पर फर्नीचर लेकर बिजनेस ना करें? ना, कर सकते हो। रेंट अगर आपने दिया बिल्कुल बिजनेस पर आपने खर्चा किया है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और आपको इसकी छूट मिलनी चाहिए। आपने प्लांट एंड मशीनरी पर टैक्स दिया है, फर्नीचर पर टैक्स दिया, क्या उसकी छूट नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल छूट मिलेगी। लेकिन कहाँ? कहा गया एक सेक्शन है सेक्शन 37 जिसको हम रेजिड्यू सेक्शन भी बोलते हैं। ये कहता है 37 बोलता है, कौन बोलता है? कि अगर आपको कोई छूट 30 से 36 के अंदर ना मिली हो, कब से कब तक? 37 बोलता है, खूब ऊपर देख लो, 30 से 36 के अंदर टटोल लो एक बार, कोई छूट कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिली। और वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है। किस नेचर का है? 37 बोलता है अगर आपने कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है, 30 से 36 पे छूट नहीं मिली, कैपिटल नेचर का नहीं है, बिजनेस के लिए है, पर्सनल नहीं है, तो मैं हूं ना, यही तो बोलेगा। कौन बोलेगा? सेक्शन 37 क्या बोलेगा? बट मैं हूं ना कहाँ बोलेगा, वो ये बोलेगा कि 30 से 36 के अंदर छूट ना मिली हो
कैपिटल नेचर का खर्चा ना हो, पर्सनल ना हो, रेवेन्यू नेचर का हो, बिजनेस के लिए किया गया हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया गया हो, तो मैं हूं ना, तब बोलिएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन 37 अगर ये सारी कंडीशन कोई खर्चा पूरी करता है तो 37 में ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। अब बताओ, क्या ये बिजनेस के लिए किया गया है, क्या रेवेन्यू नेचर का है, प्रीवियस ईयर में किया गया है, पर्सनल है, कैपिटल है, 37 में छूट मिल जाएगी। क्लियर है? अब तो क्लियर है। सेक्शन 32 की बात करते हैं। इसका नाम है, और ये टॉपिक गागर में सागर है। ये 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म होने वाला टॉपिक, इसके लिए पूरी कम से कम 4 से 5 क्लासेस चाहिए। कितनी? अगर फाइनल का बच्चा, फाइनल वो तो पापा का ही बच्चा होगा, अगर फाइनल का स्टूडेंट हो या फाइनल का स्टूडेंट हो या सीए हो, हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है इस टॉपिक को लेकर के। बिल्कुल नहीं रहेगी, वो 4 क्लासेस हम लोग हैंडल करेंगे बड़े आराम से। क्लियर है? इसको अभी चाहे तो आगे बढ़े। हटाने जा रही है, हटाने जा रहे हैं। टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट रिजर्व, टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट रिजर्व। ढंग से सुनेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आखिर इस रिजर्व में ऐसा क्या था, देखना इधर। हमें अच्छी तरह मालूम है, हम लोग का नेट प्रॉफिट आता है ना खर्चे घटाने के बाद, उसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व होता है। बताओ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है तो हम ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं। आफ्टर द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रिजर्व, बिकॉज नाउ द अमाउंट इज ऑफ माइन। ये पैसा अब मेरा है, वेयर एवर आई वॉन्ट टू यूज इट आई विल यूज, हाँ या ना। But before the payment of tax, we cannot utilize any amount of profit for the purpose of transfer to reserve. Yes or no? बिना टैक्स पेमेंट किए आप रिजर्व में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो भाई? अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाया है, 20,000 टैक्स देना है, पहले 20,000 टैक्स दे दो, जो 80,000 बचा हुआ है उसमें से अब जितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है करो, उसके बाद अपना पीएल कैपिटल में ले जाओ। ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो बिफोर टैक्स आएगा, सोचो उसमें से टी कॉफी एंड रबर रिजर्व। सर रिजर्व में मान लेते हैं 1 लाख का अमाउंट है, 20,000 आई वांट टू ट्रांसफर इट। अब 80,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? दिस इज अ टाइप ऑफ डिडक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, 30 से 36 के अंदर छूट ना मिली हो, इसका मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ डिडक्शन। ये आपको डिडक्शन के तौर पर मिलेगा, ये डिडक्शन है। अभी 37 को पढ़ाते समय मैंने बताया था 30 से 36 के अंदर डिडक्शन ना मिली, तो यानी 30 से 36 के अंदर 33 आता है ना, तो आपको डिडक्शन मिलती है। इसकी क्यों मिलती है? रिजर्व में ट्रांसफर करने की डिडक्शन। कहानी सुनना चाहोगे? सुनो। चाय कॉफी कहाँ होती है, किस स्टेट में होती है मैक्सिमम? जो बस देखो मुंह से वही निकल गया, बाकी छोड़ दो, है कि नहीं? वहां जाओ,
जहाँ मार्केट में वो खुशबू आएगी, खुशबू आएगी या खुशबू आएगी बात की बात है, खुशबू आएगी किसकी? चाय की। हरी हरी चाय होंगी, हम लोग लाल चाय पीते हैं, हरी हरी चाय, हरी पत्तियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, पौधे, पेड़ नहीं पौधे होते हैं। अब जरा देखो, ये चाय का बागान है, दिख रहा है? और दिख रहा होगा बहुत छोटा है। ये घर है, एक घर इधर है। अब सोचो कितना किलोमीटर है, बहुत बड़ा बागान है। अब तो समझ में आ गया। यहाँ से नज़र डालोगे ख़त्म नहीं होगा, इतने बड़े बड़े बागान हैं, दूर दूर तक जहाँ नज़र जाए वहाँ तक बागानी। हम अपने 2-4 सीए थे, कलीग्स साथ में जा रहे थे। एक सीए साहब ड्राइव कर रहे थे, बाकी हम लोग 3-4 पीछे बैठे थे और एक आगे बैठे थे, सुनना ढंग से। अब सारे लोग खामोश, हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही है और लोग खामोश हैं। पहले बातचीत हुई, इसके बाद सब चुप। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा सुनो। कह रहे हाँ। मैंने कहा इधर देखो, जितनी दूर तक तुमको मैदान दिख रहा है। कह रहे हाँ। मैंने कहा सुनो, इस साइड देखो, जितनी दूर तक तुम्हें मैदान दिख रहा है। सारे लोग लगे पीछे देखने। मैंने कहा मेरा नहीं है। तो कह रहे तो बोलेंगे। मैंने कहा तुम लोग इतने खामोश हो तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर दूर दूर तक बागान दिख रहे। उल्फा उग्रवादियों का नाम आपने बड़े ही प्यार से सुना होगा। सुना है? उल्फा उग्रवादियों का नाम नहीं सुना? माओवादियों का तो सुना होगा ना, बस समझ लो ठीक। तो एक फ़ोन आती है, वोडाफोन। वेयर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज, और कुत्ता साथ में चलता है ना? कहीं नहीं नेटवर्क मिलेगा, समुद्र के बीच में भी हेलो हाय की बात हो रही है। तो वैसा ही नेटवर्क लेकर के एक उग्रवादी यहाँ बीच मैदान में जा पहुँचा और वहाँ से मालिक को फ़ोन किया। मालिक, तो उसने कहा हाँ बोल। कहा देख 10 करोड़ रुपए लेता क्या? 10 करोड़ रुपए पहुँचा जा। कहा क्यों? कहा हाथ में मेरे माचिस है। तो बस इसीलिए, और कुछ नहीं। हाथ में मेरे किसान माचिस है, बस एक तीली लगेगी, बात खत्म। 150 करोड़ की फसल है, 10 करोड़ मांग रहा हूँ। वो क्या ले आएगा? देखो ना, तुम लोग बोल रहे हो हाँ। और ये होता था, इनके पास जो फंड आता था इसी तरह से वसूली के तौर पर आता था। ठीक, आया, लेकर चला गया। अब मालिक का कितना खर्च हो गया? अब ये जो अब अपना पीएल बनाएंगे, ढंग से सुना, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये होता था और कहाँ से आया वो मैं बता रहा हूँ। अब ये लोग जब अपना पीएल बनाएंगे, 10 करोड़ का खर्चा कहाँ दिखाए, कहाँ दिखाए? कहीं तो दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इन्होंने एक अकाउंट बनाया, सीक्रेट कमीशन। कितने नाम से? 10 करोड़ डाल दिया। और इनकम टैक्स में एक्सेप्टेंस होती रही कई सालों तक, इसको छूट मिलती रही। किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं की ये सीक्रेट कमीशन है क्या। पूछना तो चाहिए। एक बार अचानक पूछ ही लिया गया कई सालों बाद, ये सीक्रेट कमीशन क्या है, ये सीक्रेट कमीशन। उसका मुंह तब खुला कि ये सीक्रेट कमीशन बेसिकली हम लोग फिरौती मांगने वालों को देते हैं। अब बताओ, ऐसे देश में रहते हो जहाँ संविधान है, जहाँ कानून है, और गैर कानूनी काम के लिए पैसा देकर उसकी छूट भी लेते हो और टैक्स बेनिफिट उठाते हो। कितनी बड़ी बात है। कहा ना डिसअलाउ। कहा ऐसे कैसे डिसअलाउ? कल से चौकीदारी करना मेरे खेत की, ऐसे कैसे डिसअलाउ? प्रोटेक्शन तो देते नहीं हो, और वो लोग प्रोटेक्शन के नाम पर पैसा ले जाते हैं। तुम लोगों से प्रोटेक्शन नहीं मिला और उनसे प्रोटेक्शन मिल रहा है। नहीं समझे? हमको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई, ये छोटा मोटा मैटर नहीं था। गवर्नमेंट ने तुरंत एक अकाउंट बनवाया। कौन सा? टी, कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट का। कहा आपका अगर कोई नुकसान होता है हम आपको टैक्स की छूट देते हैं, लेकिन तब जब आप एक फंड क्रिएट करें। फंड क्रिएट करें जो टी बोर्ड, रबर बोर्ड या कॉफ़ी बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो। बैंक अकाउंट खोलें, हर साल आप एक सर्टेन अमाउंट निकाल करके प्रॉफिट का उस रिजर्व में ट्रांसफर कर दें,
और उस रिजर्व का एक ही मोटो होगा, उस रिजर्व का एक ही मोटो होगा, और वो मोटो होगा कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करने में उस पैसे को यूज करेंगे। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने उनको बूस्टअप किया कि अगर कभी कुछ कंटिजेंसी हो जाती है देन ट्राई टू यूज दैट फंड फॉर योर बिजनेस। हाँ या ना, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन एक तरह से मिला गवर्नमेंट की ओर से, फायदा मिला नहीं मिला, ये गवर्नमेंट ने दिया। अब समझ में आया कहां से आया, हटा दें इसको। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसके लिए जो रूल्स बनाए, किस सेक्शन में बनाए, सेक्शन 33AB में। पहला पॉइंट, कोई भी एसएससी जो टी, कॉफी या रबर डेवलपमेंट में लगा हुआ है या रबर के काम में लगा हुआ है, टी के ग्रोइंग, टी के मैन्युफैक्चरिंग, रबर या कॉफी डेवलपमेंट में लगा हुआ है इन इंडिया, उसको इस सेक्शन में छूट मिलेगी, उसको इस सेक्शन में छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी, लिमिट 40% ऑफ द प्रॉफिट। अरे बाप रे बाप, यानी 100 रुपया अगर आपने कमाया देन 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू कैन ट्रांसफर इन योर रिजर्व अकाउंट। कितना, 40%, और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड whichever is lower, इसकी छूट आपको मिल जाएगी, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। यानी अगर हम प्रीवियस ईयर 15-16 की बात करें, यानी असेसमेंट ईयर 16-17 की बात करें, और मैंने किस बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है, जरा ये बताओ कौन से प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट ऑफ रबर बिजनेस या प्रॉफिट ऑफ पेन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रॉफिट ऑफ रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, केवल रबर। अगर हम रबर में छूट मांगना चाहते हैं तो केवल रबर का प्रॉफिट, अगर हम टी में छूट मांगना चाहते हैं तो केवल टी का। दूसरे बिजनेस को उसमें मत ले लेना, प्रॉफिट ऑफ ऑल द बिजनेस नहीं, प्रॉफिट ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस जिसके बारे में बात चल रही है। तो 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड। कौन सा प्रॉफिट, जो आपके बुक्स में दिख रहा है या एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर हुआ, दोनों में फर्क समझ में आई। तो लिमिट कितनी है, 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। डिपॉजिट कहां करेंगे, बैंक में। मैंने बताया बैंक में आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा जो टी बोर्ड, रबर बोर्ड या कॉफी बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होगा, एंड यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट ऑफ रिजर्व इन दैट पर्टिकुलर बैंक अकाउंट। क्लियर, पक्की बात है। कब तक, यानी कब तक, टाइम लिमिट। ये डिडक्शन की लिमिट है और ये टाइम लिमिट है। कब तक आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसा, कहा गया, सुनना इंपॉर्टेंट है, कहा गया प्रीवियस ईयर आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2016। देखो ना, you have to deposit that amount within 6 months from the end of the previous year, means 30th September 2016. You are required, you are needed to deposit this fund. This fund means what the fund? This one fund. You are needed to deposit this fund in your bank account within 6 months from the end of the previous year, or डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम की डेट है 31 अगस्त। बताओ अब मेरे लिए डेट क्या है। और ये जब रिटर्न दाखिल कर रहे हो, जब रिटर्न सबमिट कर रहे हो, तो इसका मतलब अब खत्म, वो हिसाब तुम निपटा रहे हो। रिटर्न दाखिल करने का मतलब गवर्नमेंट के पास, अब आप सारा उस साल का हिसाब किताब निपटा रहे। तो जब आप 31 अगस्त को ही निपटा रहे हो तो 31 अगस्त तक पैसा जमा करके निपटाओ ना। तो जो दोनों में से पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। अब क्लियर है। तो हमारे पास टाइम लिमिट आ जाएगी विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, विच एवर इज लेटर। अच्छा, विच एवर इज अर्लियर।
भी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, कोई भी डाउट हो? नहीं है। हमने अभी तक यही बताया सेक्शन 33AB में टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट रिजर्व, अगर कोई एसएससी जो इंडिया में टी कॉफ़ी या रबर के ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगा हुआ है तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। अगर वो अपने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का कम से कम 40% एक ऐसे रिजर्व में ट्रांसफ़र करता है जो टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड या रबर बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो, क्लियर है, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लेस। कब तक जमा करता है? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तक तो बात हो गई। मैंने पैसा जमा किया, मैंने पैसा फिर जमा किया, मैंने पैसा जमा किया, क्या केवल पैसा जमा करते जाओगे या कभी यूज़ भी करोगे? पर्पस क्या था? बिजनेस को डेवलप करने के लिए पैसे को यूज़ करो। अगर मैंने पैसा निकाला बिजनेस को डेवलप करने के लिए, किस बिजनेस को? इस बिजनेस को डेवलप करना है या दारू का या कोई और बिजनेस डेवलप करना है? यही बिजनेस डेवलप करना है कि नहीं? अब मैंने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या किया? पैसा विड्रॉ किया। कहा गया जिस साल आप ऐसा पैसा विड्रॉ करेंगे, यानी अगर आपने 10 अगस्त 2018 को पैसा विड्रॉ किया है, कब विड्रॉ किया है? कि हम इसको चलो नई प्लांट एंड मशीनरी ला रहे, कुछ नई लैंड खरीदते हैं, कुछ प्लांट खरीदते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, तो जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे इट मस्ट बी यूटिलाइज्ड विद इन द सेम प्रीवियस ईयर। यानी जेब में 4 साल रखे रहो और कहो अभी यूटिलाइज करेंगे, अब यूटिलाइज करेंगे ना। द फंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड विद इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच इट इज विथड्रॉन। जिस प्रीवियस ईयर में ये विड्रॉ किया जाएगा उसी प्रीवियस ईयर में। यानी अगर सर हम 31 दिसंबर 2018 को विड्रॉ करें तो कब तक यूज करेंगे बेटा? 31 मार्च 2019। अगर सर आप बिना 1 फरवरी 19 को विड्रॉ करें तो अरे, और सर अगर हम 20 मार्च को निकालें तो, और सर अगर हम 30 मार्च को निकालें तो, और अगर आपने 31 मार्च को पैसा निकाला है तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? ठीक है ना? बोलो ना। नहीं समझ में आई बात? आ गई, आ गई। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, must be used within the same previous year in which it is withdrawn। अरे बोल, कोई दिक्कत है इसमें? है? अरे वो चलिए, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सर? वेयर टू अप्लाई या वेयर टू यूज, क्वेश्चन मार्क आता है ना। अब आपको ये बताया जाए, देख फर्नीचर खरीद लेना, पेन खरीद लेना, पेंसिल खरीद, अब इतनी डिटेल बताने से अच्छा यही बता दो क्या क्या नहीं खरीद सकते। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने से अच्छा है हम आपको ये बता दें कि वेयर नॉट टू अप्लाई, कहाँ आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो कहा गया नॉट टू यूटिलाइज, पहला पॉइंट, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो शेड्यूल 11 में मेंशन्ड हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जो
शेड्यूल 11th में। सर शेड्यूल 11th में क्या मेंशन्ड है? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया तुमको इशारा करते हुए। देखो ना, वो मालूम हो गया उसको। हाँ, दारू, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीज़ों में आप इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। निगेटिव लिस्ट है एसेट्स की, शेड्यूल 11th में निगेटिव लिस्ट दी हुई है एसेट्स की, तो हम शेड्यूल 11th की एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो नॉट टू यूज इन एसेट मेंशन्ड इन शेड्यूल 11। बोलो ना, शेड्यूल 11 का मतलब नेगेटिव लिस्ट ऑफ एसेट्स। पक्की बात? आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते, आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते कोई भी ऐसी एसेट बाय करने में। नींद आ रही है? नींद आ रही है? आप इस पैसे को कहीं ऐसी जगह यूज नहीं कर सकते ऐसी एसेट खरीदने में जिसका 100% डेप्रीसिएशन 100% एक ही साल में मिल जाता हो। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, जब हम लोग डेप्रीसिएशन टॉपिक पढ़ेंगे, जो मैंने कहा बाद में, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है उसी साल। जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स होंगे, बुक्स अगर प्रोफेशनल पर्पस के लिए 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता है। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी टेम्पोरेरी बिल्डिंग या टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग का 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। नाउ दिस फंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू बाय दोज एसेट्स ऑफ विच द डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड 100% इन द सेम प्रीवियस ईयर, नॉट एट ऑल। क्लियर? बोलो। तो नॉट टू यूज इन टू बाय दोज एसेट्स ऑन विच 100% depreciation is allowed within the same previous year। अच्छा सर, कोई भी ऐसी एसेट आप नहीं खरीद सकते इस फंड का यूज करते हुए जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। कोई भी एसेट नहीं खरीद सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता है। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो ऑफिस यूज में होती है। आई दा ऑफिस यूज यानी बिजनेस के लिए। ऑफिस यूज मतलब नहीं खरीद सकते ना। आप ऑफिस के लिए एसी नहीं खरीद सकते, आप ऑफिस के लिए फर्नीचर नहीं खरीद, तो कहाँ के लिए खरीदें? आप अपने प्रोडक्शन के लिए खरीदो ना। प्लांट खरीदो, मशीनरी खरीदो, किसने मना किया है? खरीदो। लेकिन आप कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते विच इज टू बी यूज फॉर ऑफिस पर्पसेस। टू बाय दोज एसेट्स which are to be used for office purposes except, अच्छा कोई अपवाद है इसका? कंप्यूटर। आप चाहें तो कंप्यूटर ऑफिस पर्पस के लिए ले सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। आप चाहें तो कंप्यूटर आप खरीद सकते हैं, कोई मना ही नहीं। क्लियर? हम कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे इस फंड से जो कहाँ यूज होती हो? गेस्ट हाउस में यूज होती हो। कहाँ यूज होती हो? क्लियर है? ना तो ऑफिस में फॉर ऑफिस पर्पजेज और फॉर गेस्ट हाउस।
क्लियर है? गेस्ट हाउस मतलब रहने के लिए होता है ना, प्रोडक्शन के लिए नहीं होता। तो कहा गया कोई एसेट नहीं खरीदना जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड हो, कोई भी ऐसी एसेट ना खरीदना जिसका 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता हो, कोई एसेट ना खरीदना जिसका ऑफिस पर्पस यूज होता हो, कंप्यूटर को छोड़कर कोई भी ऐसी एसेट ना खरीदना जो गेस्ट हाउस में यूज होती है। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? बुक है आप लोगों के पास? एक बार खोल लें। तो पहले यहाँ तक के मैटर आप लोगों को क्लियर करवा दें। ये भी पेज नंबर आपका 66। सुन, ऑल एसएससी engaged in the business of growing and manufacturing tea, coffee और रबर इन इंडिया। कुछ मैंने गलत बताया क्या? अच्छा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन 40% ऑफ पीजीबीपी और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड, सही है ना? जो दोनों में से अधिक हो, अच्छा कम हो। डिडक्शन टू बी अलाउड बिफोर सेटिंग ऑफ ब्रॉट ऑफ फॉरवर्ड लॉसेस, अभी तुम लोग के कोई मतलब का चीज नहीं है ये। टी डेवलपमेंट अलाउंसेस मस्ट बी इन रिलेशन टू द इनकम ऑफ बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी रेदर देन इन रिलेशन टू द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। आफ्टर अलाउंग छोड़ देते हैं इसको भी, क्योंकि अभी मैंने वो पॉइंट बताया ही नहीं है आपको, रूल नंबर 7, 8 वगैरह वगैरह। Conditions: SSC must deposit any amount in on account with NABARD or are deposited under the scheme framed by tea board, coffee board और rubber board। ठीक। Amount must be deposited before the expiry of 6 months from the end of the previous year or before the due date of furnishing the return of income whichever is later। अच्छा, earlier। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 68 पे। If any amount, सबसे टॉप पर, if any amount deposited with NABARD or deposit account is utilized for the purchase of following asset, then the whole of such amount so utilized shall be deemed to be the income of the previous year। अच्छा, सेंटेंस गलत हो गया, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल तो लिखा है एनी मशीनरी और प्लांट टू बी यूटिलाइज इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, यानी कि गेस्ट हाउस भी उसमें शामिल है। दूसरा, एनी ऑफिस अप्लायंसेज अदर देन कंप्यूटर, कंप्यूटर इसका मतलब आप खरीद सकते हैं। एनी मशीनरी और प्लांट द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी इन एनी सिंगल प्रीवियस ईयर। पक्की बात है? तो आपको इन 3 एसेट्स को खरीदने के लिए क्या किया गया है? मना किया गया है। हाँ या ना? ऊपर हेडिंग लिख देना इन 3 पॉइंट के ऊपर, फंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। इन 3 पॉइंट के ऊपर हेडिंग डाल देना, फंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, बस। क्लियर? इस पर कोई दिक्कत है तो बोलो। विड्रॉ को नहीं, कोई टाइम नहीं, विड्रॉ को नहीं, कोई टाइम नहीं। अच्छा, हमने पैसा विड्रॉ किया, किस लिए विड्रॉ किया था? बिजनेस में यूज करने के लिए। लेकिन कभी कभी ये 5 मजबूरियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? ये 5 मजबूरियां आ जाती हैं जब मजबूरी में पैसा विड्रॉ हो जाता है। मतलब वी हैव नो एनी इंटेंशन टू यूज दैट फंड बट दैट फंड इज विड्रॉन ऑटोमेटिकली। अपने आप पैसा निकल जा रहा है, इसका मतलब मिसयूज हो जा रहा है, ये बोल सकते हो। कौन सी वो 5 जगहें हैं जहां पर ये पैसा अपने आप विड्रॉ हो जा रहा? केसेस वेयर फंड विड्रॉन ऑटोमेटिकली। अब तुम लोग हमें बताओ, अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूं,
अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूं, क्या हूं, तो इंडिविजुअल की अगर डेथ हो जाए पैसा विड्रॉ नहीं हो जाएगा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, उसने कुछ पैसा रिजर्व में डाल रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो पैसा विड्रॉ नहीं हो गया। अब क्या यूज़ हो पाएगा वो? अरे बोलना, अब क्या वो पैसा यूज़ हो पाएगा? नहीं सर, मजबूरी है, विड्रॉ हो जाएगा पैसा, डेथ ऑफ एनएसएससी। ये पहला तरीका जब पैसा विड्रॉ हो जाता है। एक और तरीका है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। कौन सा? एचयूएफ बना हुआ है, एसएससी का एक और टाइप होता है एचयूएफ। अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाए, अब वो एचयूएफ ना रहा जैसा था, अब तक हम लोग साझा चूल्हा जलाते थे, अब अलग अलग चूल्हा जलाएंगे, बताओ पार्टीशन हुआ? तो पार्टीशन के केस में क्या फंड विड्रॉ नहीं हो गया? ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया, क्योंकि वो स्टेटस रही नहीं जो थी। तो पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अच्छा, एक और केस हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो, डिसोल्यूशन हो जाए। नहीं, पार्टनरशिप फर्म अगर डिसोल्यूशन हो जाएगा, पैसा अपने आप विड्रॉ नहीं हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये पार्टनरशिप। तो सर एक बात बताइए कि अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो तो बाबू वहां पर डिसोल्यूशन नहीं होता, वहां डिसोल्यूशन नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूएंस होता है। बोलो ना, प्रोप्राइटरशिप के केस में डिसकंटिन्यू, हमने अपना बिजनेस बंद कर दिया, नहीं जाओ आज से हम टी का काम नहीं करेंगे, रबर का काम नहीं करेंगे, कॉफी का काम, तो पैसा विड्रॉ हो गया नहीं। अब क्या डेवलप करोगे बिजनेस को? लास्ट केस, कंपनी बच गई, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। नहीं समझ में आई बात? ये 5 मजबूरियां हैं जब पैसा विड्रॉ हो जाता है। अब सच सच बताना तुम लोग, क्या ये पैसा जो विड्रॉ हुआ है मैंने जानबूझकर किया है? टैक्स चोरी करनी थी इसलिए अपने आप को मार डाला। अरे टैक्स चोरी करनी थी इसलिए अपने आप को, ये तो माधुरी दीक्षित ने गाना गाया था देवदास पिक्चर में, डेथ ऑफ एनएसएससी। अच्छा, उसने गाया नहीं था, गाया तो श्रेया घोषाल ने था, उसके ऊपर फिल्म आया गया था। हाँ बताओ, डेथ ऑफ एनएसएससी, हमको टैक्स चोरी करनी थी, हमने अपने आप को मार डाला। ऐसा पॉसिबल है? तो क्या टैक्स चोरी हो गई? इंटेंशन क्या टैक्स चोरी की थी? क्या टैक्स लगा दे? लगा दो, जाओ ऊपर तुम भी लगा दो। तो यहां पर नॉट चार्जेबल टू टैक्स, भले ही अब गवर्नमेंट को इसका फायदा ना मिले, लेकिन अब इसका टैक्स नहीं लगेगा। हाँ या ना? पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ को पार्टीशन कर दिया, टैक्स बचाने के लिए घर को तोड़ दोगे अलग अलग, टैक्स बचाना है तो क्या भाई भाई में बंटवारा हो जाएगा? हो सकता है। मैंने पहले बताया, एक बार एचयूएफ टूट गया तो दोबारा लाख कोशिश कर लो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोबारा सेम स्टेटस कभी नहीं पा सकता। जिस तरह एक इंडिविजुअल मरता है उसी तरह मान लिया जाता है एचयूएफ भी मर गया, तो सेम ट्रीटमेंट होगा। नॉट चार्जेबल टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये तो मर्जी, आज इसको पार्टनर बनाया, कल इसको पार्टनर बनाया, इसको कल निकाल दिया, परसों फिर पार्टनर बना लिया। डू यू बनना पार्टनर ऑफ पार्टनर? हाँ भाई, अरे तो बना लो पार्टनर, जब मर्जी डिसोल्यूशन करो, जब मर्जी नया पार्टनरशिप कर लो। ये तो सीधे सीधे टैक्स चोरी हो सकता है। तुम लोग हंसते क्यों? ना बोले कर, बोलिए। चार्जेबल टू टैक्स, अब तो बेटा पेनाल्टी लगेगी। इसकी बात करो, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस बंद हो गया, क्या टैक्स लगा दें? हाँ, आज बंद कर देंगे, फिर कल खोल देंगे, परसों नए नाम से खोलेंगे,
वो तो 10 नए नाम से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, टैक्स नहीं बचेगा बेटा, टैक्स लग जाएगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी टैक्स लगा दे? अरे बोलो ना, नहीं लगाएंगे। पूछो क्यों? ना 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 ना। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है लॉ द्वारा तो खत्म भी होती है लॉ द्वारा, ये तो मालूम है ना। तो अगर लॉ से बनी है, खत्म भी लॉ से हो रही है, खत्म कैसे होती है? नॉर्मली अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट नॉर्मली। तो क्या यहाँ टैक्स चोरी हो सकती है? ना, यहाँ भी टैक्स चोरी नहीं हो सकती है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सोचो 3 केसेस में माफ कर दिया गया है, केवल 2 केसेस में टैक्स लगाया गया है। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ एंड प्रोप्राइटरशिप के डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस के केस में एचयूएफ दोबारा बन नहीं सकता, डेथ करेंगे नहीं जानबूझकर, और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होगा नहीं, नॉर्मली वो लॉ द्वारा ही होगी। नोट कर लो इसको। तेज बोलो बाबू। एक्स्ट्रा क्लास है या सीधी मंडे की क्लास है? कल है। बोलो, चल सकते हैं आगे? अच्छा, अब मैंने गवर्नमेंट को कहा तुझे क्या चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा पैसे को यूज़ करो। हम तो आपसे केवल इतना चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत, सॉरी हम तो केवल इतना चाहते हैं क्या, कि आप पैसे का यूज़ सही तरीके से करें। कहाँ करेंगे बताएं? बता तो दिया, लेकिन मैंने सरकार को बुलाया। कैसे बुलाया जानते हो? मैं सरकार इधर आ सरकार आई, मैंने कहा पैसा यूज़ करना है एसेट में। हाँ, मैंने कहा देख मैंने ये एसेट खरीदी, तुझको कोई दिक्कत? सरकार ने कहा ना कोई दिक्कत नहीं, तो अब जा, टैक्स नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा। सरकार मुड़ी, जैसे ही सरकार मुड़ी और गई, तुरंत मैंने इस एसेट को बेच डाला। सरकार को क्या लगाया? चूना। नहीं लग गया? सरकार का इंटेंशन पूरा हो गया? क्या हमने टैक्स चोरी नहीं कर ली? तो सरकार ने कहा कोई भी अगर आप एसेट परचेज करते हो तो जिस प्रीवियस ईयर में परचेज करोगे, ईयर ऑफ परचेज प्लस 8 सालों तक, गाली नहीं दे रहा हूं, 8 ईयर्स तक आप उस एसेट को सेल नहीं कर पाएंगे। अब बोलो, अब सरकार को बुलाओ, इधर आ। सरकार आई, एसेट खरीद लूं? खरीद लो। जैसे ही मुड़ी बेच दूं? अब नहीं बेच पाएंगे। कितने सालों तक? अच्छा, अगर मैंने 10 अगस्त 2018 को एसेट खरीदी है, कब तक नहीं बेच सकता? जरा वो बताओ, डेट बताना हमें। हाँ सही जा रहे हो। 26 या 27, एक बताओ। इसको पहले खत्म करो, 31 मार्च 2019 खत्म कर लो, ईयर ऑफ परचेज प्लस 8 आई दादा, 31 मार्च 2027 तक आप इस एसेट को नहीं बेच सकते। You are not allowed to transfer the same asset within 8 years from the end of the previous year in which the asset was bought or purchased. क्लियर है? पक्की बात है। लेकिन ना, इसमें भी हमें माफ़ी मिली है 2 कंडीशंस में। अगर आप ये 2 गलतियां कर देते हैं 8 साल के अंदर, अगर आप 8 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये 2 सिचुएशंस हैं, कितनी सिचुएशंस हैं? 2। इन 2 में से अगर कोई एक गलती हो जाए तो गलती नहीं मानेंगे।
यानी आप 8 साल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो अगर ये 2 गलतियां हो जाए। तुम लोग खुद बताना क्या ये गलती है। सरकार खुद आ जा रही है मेरे पास, हमको ये एसेट बेच दो ना, तो क्या वो गैर कानूनी है काम? नहीं, सरकार खुद हमसे एसेट मांग रही है। अगर मैंने वो एसेट सरकार को बेच दिया तो क्या मैंने गलत किया? क्या 8 साल के अंदर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? कर सकते। नहीं कर सकते? कर सकते। लेकिन अगर सरकार ने मांगा हो तो अगर ये एसेट मैंने गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को बेची हो तो यू आर अलाउड टू सेल इट आउट। दूसरी गलती क्या है जो माफ है? अगर कोई कंपनी मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले, अगर कोई कंपनी मेरे पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले तो वो भी एसेट साथ में चली जाएगी, कोई गलती नहीं है। बाकी दूसरे सेक्शन अफेक्टेड ना हो, उनको बेनिफिट मिलता रहे, इसीलिए ये सेक्शन यहां पर बनाया गया, इसका प्रोविजन बनाया गया कि अगर आपके बिजनेस को कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर ले, क्योंकि हर जगह जब भी टेक ओवर की बात करोगे ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी, ये पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे। तो अरे उसको रखना है कि नहीं रखना है? तो यहां भी रख लिया। क्या रखा कि बिजनेस मस्ट बी टेकन ओवर बाय अ कंपनी, और उस केस में अगर 8 साल के अंदर ऐसा केस हो जाता तो ये एसेट चली जाएगी, कोई गलती नहीं। तो 2 गलतियां माफ की गई। पहला, गवर्नमेंट को बेचा, मतलब गवर्नमेंट को एसेट बेचा, गवर्नमेंट को कहां से बेच लोगे, गवर्नमेंट को एसेट बेची, और दूसरा टेक ओवर कर ले कोई कंपनी हमारे बिजनेस को, तो वहां पर माफ है। 8 साल वाला रूल वहां नहीं लगेगा, ठीक है ना? पूरा सेक्शन एक बार रिवाइज करें। दैट इज ओवर नाउ, खत्म है। अगर कोई एसएससी जो टी, कॉफ़ी या रबर डेवलपमेंट के बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है इंडिया में, तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी अगर वो अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज एक रिजर्व में जो नाबार्ड द्वारा अप्रूव्ड है, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड या रबर बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है, उसमें ट्रांसफर करता है। तो कितना? कम से कम 40% ऑफ द प्रॉफिट, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। कब तक? Within 6 months from the end of the previous year or the date of filing of return of income whichever is earlier। पैसा जिस साल निकालेंगे यूटिलाइजेशन के लिए उसी साल विड्रॉ किया, उसी साल यूज करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज उस पर टैक्स लग जाएगा। दूसरा, आपको पैसा यूज करना है, किसी भी ऐसी एसेट को खरीदने में नहीं यूज कर सकते जो 11th शेड्यूल में मेंशन हो, कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जो ऑफिस में यूज होती हो, कंप्यूटर को छोड़कर कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जो गेस्ट हाउस या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती हो, कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन उसी साल अलाउ हो जाता हो। हमने पैसा निकाला, कभी कभी मजबूरी में ये पैसा विड्रॉ हो जाता है। वो 5 मजबूरियां क्या हैं जहां पर ये पैसा विड्रॉ हो जाता है? डेथ ऑफ एन एसएससी, टैक्स नहीं लगेगा। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, टैक्स नहीं लगेगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, टैक्स नहीं लगेगा। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, टैक्स लग जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? हाँ, इस पैसे का यूज आप एसेट खरीदने में करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब एसेट खरीदी अब उसके 8 सालों तक उस एसेट खरीदने वाले साल को छोड़ करके 8 सालों तक उस एसेट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इन 2 केस में कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को बेचा या फिर टेक ओवर कर लिया किसी कंपनी ने मेरे बिजनेस को। क्या टफ था? कितना आसान था? नहीं समझ में आई बात? सर वो अगर 8 साल के बीच में मतलब ट्रांसफर कर दें तो उसमें पीजीबीपी लगेगा, इसने कहा अगर 8 साल के अंदर उसने एसेट को ट्रांसफर कर लिया तो इट विल बिकम द इनकम ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो कौन सा लगेगा? पीजीबीपी। आखिर क्या माफ हो गया था? पीजीबीपी। तो अब पीजीबीपी की सजा पीजीबीपी से ही मिलेगी। खून की सजा क्या होती है? हाँ भाई, एक सेक्शन और है जो 5 मिनट लगेगा, है यही सेम यही सेक्शन है, कॉपी पेस्ट है, मैं केवल उसको रेलिवेंट चेंज करते चला जा रहा हूं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सेम टाइप का सेक्शन है, देखना 2 मिनट लगेगा। सेक्शन 33A साइट रेस्टोरेशन फंड।
पहले कहानी बता दूं आखिर ये सेक्शन आया क्यों, उसके बाद 2 मिनट लगेगा ख़त्म होने में। सेम यही कॉपी पेस्ट करना है, जहाँ जहाँ चेंज होगा मैं बताता जाऊँगा, ठीक है ना। तुम लोगों ने ऐसी कंपनियों का नाम सुन रखा होगा जो ऑयल वगैरह को सर्च करती रहती हैं, कहाँ है तेल का कुआं, कहाँ पे है, मशीनें लेकर के सर्च करती हैं ज़मीन में, हाँ या ना। तुम लोग जहाँ बैठे हो अचानक वो कंपनी यहाँ आ गई उसको यहाँ छत से नज़र आया कि इस ज़मीन के नीचे तेल का कुआं है, क्या है। अब उसके बाद ऐसे नहीं रखेगी कंपनी, तुरंत के तुरंत ऑर्डर ले आएगी, पुलिस ले आएगी और हम लोग को निकाल बाहर करेगी। पूरा एरिया सील हो जाएगा चारों तरफ से, बुलडोज़र आ जाएंगे, चल पड़ेगा बुलडोज़र। अगले दिन से ड्रिल मशीन लग जाएंगी, ड्रिल करते करते ज़मीन के नीचे जाएंगी। 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, एक ब्लेड टूटा, दूसरा ब्लेड ले आओ, लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च, होता ही है। कभी अंदर रॉक फील्ड आ जा रहा है तो कभी सरफेस दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा आ रहा है, ब्लेड चेंज होते जा रहे, ड्रिलिंग होती जा रही है। तेल मिल गया 100 लीटर लाखों रुपए खर्च किए और निकला कितना 100 लीटर या 100 गैलन या 100 टन, जो भी समझ लो। वो क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। हम लोग के भी मुंह में जीरा होता है तो बहुत कम ही होता है, ऊंट तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, 100 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर, 10,000 लीटर, क्या होता है भाई। लाखों करोड़ों खर्च कर डाला, हम लोग को बेदखल कर दिया यहाँ से, और निकला कितना 100 लीटर, और नुकसान कितना हुआ करोड़ों रुपए का। तो ऐसी कंपनियों के बेचारे कंपनी को कोई फ्यूचर नहीं होता। देखो तो कोई फ्यूचर नहीं है, खर्चा किया सब बेकार, मुंह लटका कर चले गए सब। आखिर जो खर्चा किया छूट तो लो, नहीं दे डिडक्शन देंगे, भले ही बिजनेस नहीं हुआ तो क्या, लेकिन दे आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू गेट द डिडक्शन ऑफ दोज एक्सपेंसेस। अगर ये लोग ना करें तो आगे काम भी ना हो। समुद्र के बीच में कुआं खोदते हैं, सोचो समुद्र के बीच में कुआं खोदते हैं, ड्रिल करते हैं, आश्चर्य होता है। देखते नहीं हो तुम लोग, समुद्र के बीच में बड़ी सी चिमनी लगी रहती है, उसमें से धुआं निकलता है, वो क्या है, ऑयल ड्रिलिंग का ही काम होता है, वहाँ पर गैसेस बनती हैं। ये वही है, खर्चा हो रहा है करोड़ों रुपए, छूट देना बनता है। इनके लिए बनाया गया साइट रेस्टोरेशन फंड। जिस तरह बनाया गया टी, कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट फंड, उसी तरह बनाया गया साइट रेस्टोरेशन। ऐसी कंपनियां जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सर्च करने का काम करें, निकालने का काम करें, या फिर प्रोडक्शन करने का काम करें। 3 काम करते हैं ऐसी कंपनियां, 3 काम करती हैं। कौन सी कंपनियां? हाँ, नाम दिमाग में नहीं आ रहा था। प्रोस्पेक्शन, प्रोस्पेक्ट मतलब खोजना, प्रोस्पेक्शन का काम करने वाले लोग। एक्सट्रैक्शन जो जमीन से निकाला जाता है, और प्रोडक्शन जो फिनिश्ड गुड्स आपको मिलता है। तो प्रोस्पेक्शन का काम, एक्सट्रैक्शन का काम, या फिर प्रोडक्शन का काम। कौन सी कंपनियां? NSSC carrying on business consisting of prospecting for or extraction or production of petroleum or natural gases, or both in India in respect of which the central government has entered into an agreement with the SSC। आप ऐसे काम नहीं कर सकते, चलो चलो आज से हम लोग पेट्रोल खोजेंगे। अरे भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कर सकते आप। चलो आज चलो हम लोग खोजने का काम करो, बेकार है सब मेहनत। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको परमिशन मिली हो तभी आप ये काम कर भी सकते हैं। तो साइट रेस्टोरेशन फंड किसको एसएससी को मिलेगा? ऐसा एसएससी जो नेचुरल गैस या ऑयल के प्रोस्पेक्शन में लगा हुआ है यानी खोजने में, नेचुरल गैस और ऑयल के एक्सट्रैक्शन में लगा हुआ है यानी निकालने में, नेचुरल गैस और ऑयल के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, तो उस एसएससी को ऐसा डिडक्शन मिलेगा बशर्ते सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ हो। कितनी डिडक्शन मिलेगी सर? अभी तो आपने पिछले सेक्शन में बताया 40%, बिल्कुल आधा कर दो, 20% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। वहाँ कितना था और इस सेक्शन में कितना है? 20%। 20% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। कब तक जमा करना है? वहाँ क्या था?
विद इन 6 मंथ। यहाँ आपको बेटा एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2016 यानी 15-16 प्रीवियस ईयर के लिए डिडक्शन चाहिए, देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट बाय द एंड ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर। आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, 6 महीना तो मारो गोली। कब तक पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा? पहला अंतर कहाँ था? 40% की जगह कितना हो गया था, और वहाँ कितना टाइम दिया गया था? 6 मंथ। यहाँ कितना टाइम दिया गया? कोई टाइम नहीं दिया। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, वहाँ कहा गया था ये जब पैसा निकालोगे उसी साल यूज़ करोगे। सेम यहाँ पर भी वही, वहाँ पर भी बताया गया ये पैसा यहाँ नहीं लगा सकते। कहाँ नहीं लगा सकते? कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जो ऑफिस में यूज़ होती हो, कंप्यूटर को छोड़कर कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या गेस्ट हाउस में यूज़ होती हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जो 11 शेड्यूल में मेंशन्ड हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं कर सकते जिसका 100% एप्रिसिएशन उसी साल अलाउड हो जाता हो। कॉपी और पेस्ट कर देना, कहीं कोई फर्क। वहाँ पर बताया गया ये 5 मजबूरियाँ हैं जब ये गलती हो जाती है। पहला, डेथ ऑफ एन एसएसी, यहाँ पर भी सेम रहेगा, टैक्स नहीं लगेगा। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, वहाँ पर भी टैक्स लग गया था, यहाँ पर भी टैक्स लग जाएगा। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, वहाँ टैक्स नहीं लगा था, यहाँ भी टैक्स नहीं लगेगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वहाँ भी टैक्स नहीं लगा था, यहाँ भी नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वहाँ लग गया था, यहाँ भी लग जाएगा। बात खत्म। कॉपी एंड पेस्ट। आप जब एसेट को खरीदेंगे तो कितने सालों तक ट्रांसफर नहीं कर सकते? सेम वही कॉपी और पेस्ट कर दो। 2 गलतियाँ हैं। गवर्नमेंट को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई कंपनी टेक ओवर कर ले, यहाँ पर भी सेम कॉपी एंड पेस्ट है। तो बचा क्या? केवल 40% को 20% कर देना। 6 महीना मिला था और यहाँ पर कोई महीना नहीं मिलेगा। सेक्शन 33A(B)(A) इज ओवर नाउ। कोई दिक्कत है? आज की मुलाकात बस इतनी। ये 2 सेक्शंस आप कर लेना, कल कर लेना चाहे बात जितनी, आगे देखेंगे। थैंक यू बच्चों।